हेलो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे इससे पहले हमने मॉडल पढ़े हैं थॉमसन मॉडल और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल। तो उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसकी कुछ हद तक जो है बोहर मॉडल के अंदर वो रिमूव हो गई है। बोहर ने क्या किया था कि जो क्लासिकल आइडियाज़ थे और जो क्वांटम कंसेप्ट थे उनको उसने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक नई थ्योरी बना दी जिसको उसने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम नाम दिया है। थ्योरी नहीं बल्कि एक मॉडल का नाम दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट था इस मॉडल का वो क्या था, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, कि हर एक एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का सारा चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास उसके अंदर कंसंट्रेट होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। क्या कहा था इसने कि जो एटम है, एटम का जो सारा मास है वो एक छोटे से पार्ट के अंदर ही सारा कंसंट्रेट है, सेंट्रल कोर जिसको कहा है, और इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, एटम का सारा मास और सारा चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है और इसके अराउंड कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किस किस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उस स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो है घूम सकता है। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो है कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या आता है बोहर के अकॉर्डिंग, कि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट यानी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं और जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम अगर हम ये मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास m है और v वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस ऑर्बिट का और रेडियस हो गया r, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम mvr। ये एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन है। h का सभी को पता ही है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इस n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो इस पोस्टुलेट के अंदर क्या मेन पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता। तो हमने जो रदरफोर्ड के मॉडल में था उसकी लिमिटेशन क्या थी वो पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो लगातार एनर्जी का रेडिएशन वहाँ से होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन फाइनली क्या है, न्यूक्लियस में गिर जाता है, जिससे एटम क्या है, अनस्टेबल हो जाता है। तो रदरफोर्ड में स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो ही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π होगा। और इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं करते, डू नॉट लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर अगर उसको जंप करना है, ठीक है, जैसे उसको क्या है, एक ऑर्बिट से जो नीचे वाला ऑर्बिट है, ठीक है, कम एनर्जी का ऑर्बिट है, हाई लेवल से लो लेवल पे उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जंप करना है। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो एनर्जी का रेडिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि जो नीचे लेवल है, जो कम एनर्जी का लेवल है, तो उतनी ही एनर्जी रखने के लिए उसको कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करनी पड़ती है। The emission या absorption of energy occurs only when electron jumps from one orbit to another। या तो emission होगा एनर्जी का या फिर absorption होगा। emission कब होता है, emission तब होगा जब हायर एनर्जी लेवल से
लो हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन जो है आता है। जैसे सपोज ये हाई एनर्जी लेवल हो गया और ये नीचे वाला लो एनर्जी लेवल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एनर्जी का एमिशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई इलेक्ट्रॉन पे जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रहने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, सपोज हाई लेवल पे जो एनर्जी थी वो E2 है और लो लेवल पे है E1, तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है E2 माइनस E1, इट इज इक्वल टू H न्यू। तो इतनी ही एनर्जी जो है एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे आएगा, और इतनी ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल पे जाएगा। द डिफरेंस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू परमिटेड ऑर्बिट्स इज एब्जॉर्ब्ड when the electron jumps from inner to outer orbit and emitted when electron jumps from outer to inner orbit। तो वही बात है कि हमेशा एनर्जी रेडिएट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें जो बाकी थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस को कुछ हद तक रिमूव हो गया है इसके अंदर। इसके बाद इसमें लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो कुछ लिमिटेशन जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिमिटेशन थी कि ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट एटम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो बाकी एटम के लिए ये जो थ्योरी है वो फेल हो गई। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम। Like hydrogen. This theory fails for atoms Z greater than 1, जिनके लिए Z greater than 1 है, तो उस एटम के लिए ये थ्योरी जो है फेल हो गई। सिर्फ सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन क्या थी, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई ऑर्बिट्स आर टेकन एज सर्कुलर, कि ऑर्बिट्स जो हैं, जो एट न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर करते हैं, तो वो ऑर्बिट्स सर्कुलर ही क्यों है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये थ्योरी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दिस थ्योरी does not explain why orbits are circular while elliptical orbits are also possible। क्लियर। इसके बाद थर्ड लिमिटेशन आ जाती है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस अभी पढ़ा नहीं है हमने, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी से जो स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रल लाइंस का वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर कि इस थ्योरी से जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी का भी पता हम नहीं कर पाए। बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन relative intensity
ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो कुछ एनर्जी रेडिएट होती है और वो एक टाइप की पर्टिकुलर वेवलेंथ की फॉर्म में होती है जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो वो अलग अलग इंटेंसिटी की होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस मॉडल से बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है, ठीक है, और ना ही उनका स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन हो पाया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ लिमिटेशंस है बोहर थ्योरी की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन।